नमस्कार दोस्तों। हम लोग BLIS 221 में पुस्तकालय एवं सूचना समाज पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं टोटल 6 टॉपिक बना चुका हूँ। ये 7th टॉपिक होगा। और दोस्तों, मैं कल के जो छठा पार्ट पढ़ाया था उसमें मैंने कॉपीराइट के बारे में डिटेल से इन्फॉर्मेशन दे दिया था। अभी का हम लोग का जो नया टॉपिक होगा वो उसी का पॉइंट 2 होगा। उसमें हम लोग कॉपीराइट का पुस्तकालय में क्या, दोनों में क्या रिलेशन है वो हम जानेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रतिलिप्याधिकार एवं पुस्तकालय सेवाएं, कॉपीराइट एंड लाइब्रेरी सर्विस। ठीक है, इसमें क्या क्या सेवाएं मिलती है वो हम लोग जान लेते हैं आज। ये देखिए, जब तक आपने कॉपीराइट का लेक्चर नहीं देखेंगे तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप इससे पहले का जो टॉपिक 6 है कॉपीराइट के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रतिलिप्याधिकार एवं पुस्तकालय सेवाओं का परस्पर गहरा संबंध रहा है। पुस्तकालय का कार्य बौद्धिक क्रियाकलापों एवं सहयोग में सहकारिता के माध्यम से ज्ञान संबंध करना, विकास करना, समाज में ज्ञान का व्याप्त करना और ज्ञान को बनाए रखने और विश्व के सभी देशों में उत्पन्न सभी प्रकार की प्रकाशित मुद्रित सामग्री का पूर्ण अभिगम सभी पाठकों को सुलभ कराना है। देखिए, जब जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं, हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि लाइब्रेरी का मेन जो उद्देश्य होता है वो पाठकों को संतुष्ट करना होता है। ठीक है, जब तक पाठक संतुष्ट नहीं होंगे तब लाइब्रेरी का होने का कोई मतलब ही नहीं होगा। और दोस्तों, हम सभी को पता है अभी लाइब्रेरी का कितना महत्व दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। और ये आने वाले टाइम में हम सभी को पता है कि आने वाले टाइम में लाइब्रेरी की कितनी डिमांड बढ़ रही है, बढ़ना स्टार्ट हो गई है जहाँ तक, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी विभिन्न प्रकार के लाइब्रेरी खुल रही है। इस क्षेत्र में काफ़ी रिसर्च हो रहे हैं, काफ़ी नए नए लोग आ रहे हैं। ठीक है, साथ ही पुस्तकालय सेवा का यह लक्ष्य है कि कहीं भी कभी भी प्रकाशित सामग्री को मौलिक प्रति अथवा उसकी प्रतिलिपि आवश्यकता पड़ने पर विश्व के किसी भी व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपलब्ध कराए। जी हाँ दोस्तों, देखिए लाइब्रेरी का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है कि उसके पाठक संतुष्ट हों। ठीक है, मतलब कि अगर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आजकल का जो लाइब्रेरी जो डिजिटल ज़माना आ रहा है, डिजिटल अभी धीरे धीरे देखिए डिजिटल टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होते जा रही है। मान लीजिए कि अमेरिका में या फिर किसी भी देश में कोई भी बुक पब्लिश होती है, तो अब ये इम्पॉर्टेंट नहीं रह गया कि मुझे वो हार्ड कॉपी चाहिए। बिल्कुल, वो हम नेट से सॉफ्ट कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसको विभिन्न देशों में पढ़ा भी जा सकता है। पहले क्या होता था कि कोई भी बुक लॉन्च होती थी, उसको लेने के लिए हमें बहुत प्रतीक्षा करना पड़ता था, कभी कभी स्टॉक से बुक भी समाप्त हो जाती थी, जिसके कारण पाठक लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अभी बिल्कुल एकदम अब ये सिचुएशन बदल चुका है और दिन ब दिन ये टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करती जाएगी। ठीक है, प्रतिलिपि की व्यवस्था होने पर पाठ्य सामग्री को उपलब्ध कराना आदान प्रदान करने की प्रक्रिया से आधुनिक प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक सिद्ध होता है। जी हाँ, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इससे स्पष्ट होता है कि पुस्तकालय को सेवा का यह लक्ष्य प्राप्त करना प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम का बिना उल्लंघन किए संभव नहीं है। दोस्तों, प्रतिलिपि अधिकार का शायद मतलब नहीं समझ में आता हो तो मैं कल के भी वीडियो में बता चुका हूँ। इसका मतलब कुछ नहीं, बस ये कॉपीराइट एक्ट, इसका ये इंग्लिश मीनिंग, ये हिंदी मीनिंग है कॉपीराइट एक्ट का। ठीक है, यदि पाठ्य सामग्रियों को प्रदान करना ही सुलभ न किया जा सके और न ही उसकी प्रतिलिपि की व्यवस्था की जा सके तो बौद्धिक, शैक्षणिक, अन्वेषणों का आदि का क्रियाकलापों का कार्य करना अत्यंत दुष्कर कार्य हो जाएगा। आवश्यकता यह है कि पाठक पाठ्य सामग्री की प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम के मध्य एक न्याय संगत सामंजस्य बना रहे, जो न तो प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम का उल्लंघन हो और न ही बौद्धिक, शैक्षणिक, अन्वेषणों आदि क्रियाकलापों से बधा हो। देखिए, कहने का दोस्तों मतलब क्या है कि बिना कॉपीराइट का आजकल के टाइम में, जैसे मान लीजिए अगर आप कोई बुक लिखते हैं तो वो बुक की बहुत सारे ज्योरेक्स, आजकल मैं आपको अपने लैंग्वेज में समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अभी कोई बुक लॉन्च हुआ, वो बुक आपको भी चाहिए बट वो बुक मिल नहीं रही है, तो लोग क्या करते हैं आजकल उसके ज्योरेक्स करवा लेते हैं।
ठीक है। तो ये इसी के बारे में बताया जा रहा है कि देखिए उसका कुछ कॉपीराइट का भी कुछ लॉ होता है, वो नियम होता है। तो वो मैं आपको कल के वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। आप वो वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों इसमें है न्यायोचित उपयोग, इसका फेयर यूज, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग विस्तार से जान लेते हैं। न्यायोचित उपयोग, जिसको फेयर यूज इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। शब्द का प्रयोग मुख्यतः अमेरिका में किया जाता है। ब्रिटेन इसके लिए फेयर डीलिंग शब्द का प्रयोग करता है। न्यायोचित उपयोग का आशय है कि कृतिकार को बिना हानि पहुंचाए व बिना उसकी आज्ञा के किसी प्रतिलिप्याधिकार प्राप्त कृति का उपयोग पैरोडी, समाचार, अनुसंधान, मंचन, शिक्षा आदि के लिए किया जाए। यह हमेशा पर हमेशा ये संभव नहीं होता। अभी तक कोई ऐसी सर्वमान्य संदर्भिका अस्तित्व में नहीं आई है जो न्यायोचित उपयोग को परिभाषित करने के साथ ही इसके सीमाएं निर्धारित कर सके। दिलचस्प बात यह है कि अधिनियम में भी इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। आम विचार यह है कि शैक्षणिक कार्य के लिए उपयोग करना न्यायोचित है, पर प्रतिलिप्याधिकार प्राप्त कृति का किसी भी रूप में बिना आज्ञा उपयोग किया जाना कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन ही है, ठीक है। शायद आप मैं जो ऊपर पढ़ के बताया वो आपको समझ चुके होंगे कि कल जो मैं बताया था कॉपीराइट एक्ट होता है क्या, इसमें सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक नया टॉपिक है, उसी का ये पार्ट 2 आप मान लीजिए क्या वो उसका पार्ट 2 ही है, ठीक है। प्रतिलिप्याधिकार प्राप्त कृति का किसी भी रूप में बिना आज्ञा उपयोग किया जाना प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन ही है, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए सामान्यतः इसका निर्णय निम्नानुसार होना चाहिए। प्रतिलिपि का उद्देश्य, ठीक है, शैक्षिक अनुसंधान, व्यापारिक अनुसंधान, व्यक्तिगत आदि, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, प्रतिलिपि की मात्रा, पूर्ण, आंशिक। तीसरा पॉइंट है प्रतिलिपि की संख्या, कितनी संख्या न्याय संगत है। चौथा, बाजार पर इसका असर, मौलिक कृति के बाजार पर इसका प्रभाव, क्या प्रतिलिपि की जा सकती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, किसी पुस्तक, सीडी आदि से एक अध्याय पूरी पुस्तक कभी नहीं, पत्रिका से एक लेख पूरी पत्रिका कभी नहीं, किसी व्यक्तिगत मौलिक कृति से एक कहानी, निबंध अथवा कविता, किसी एक पुस्तक, पत्रिका, सीडी आदि का एक चार्ट, ग्राफ, डायग्राम, चित्र, कार्टून, तस्वीर आदि। अनुपलब्ध पाठ्य सामग्री के संदर्भ हेतु एक प्रति, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अध्यापक को शिक्षण कार्य के लिए एक से अधिक प्रतिलिपि दी जा सकती है। क्या प्रतिलिपि नहीं की जा सकती है। देखिए क्या क्या की जाती है ये दिया हुआ है, ठीक है, और क्या क्या नहीं कर सकते हैं, नहीं तो फिर ये कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन होगा, ठीक है। किसी भी पाठ्य सामग्री की पूर्ण और एकाधिकार प्रतिलिपि। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी कार्य की बार बार वर्ष दर प्रतिलिपि। थर्ड पॉइंट है, एक पुस्तक, पत्रिका, सीडी, डीवीडी आदि से एक व्यक्ति को बार बार अंशों की प्रतिलिपि। किसी प्रतिबंध, एक पुस्तक, पत्रिका, सीडी आदि से प्रतिलिपि। भारतीय प्रतिलिप्याधिकार कानून लेखन और उसके जीवन काल की उसकी मृत्यु के 50 वर्ष तक उसकी कृति का संपूर्ण अधिकार होता है। ऐसी स्थिति में क्या प्रलेखों की फोटोकॉपी की जा सकती है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में ही आप लिखें, इससे आपको नॉलेज भी होना चाहिए कि देखिए अगर कोई राइटर होता है और उसकी मृत्यु के 50 साल तक उसका जो लेख होता है उसमें उसका अधिकार होता है, ठीक है। अब इसके बारे में लोग जान रहे हैं। प्रलेखों की फोटोकॉपी की जा सकती है परंतु लाभ के लिए नहीं। मान लीजिए दोस्तों कि कुछ अगर कोई लेखक कुछ लेख लिखा है पब्लिक के लिए, तो उसका फोटोकॉपी करके तो हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको मतलब बेच नहीं सकते हैं। कहने का ये मतलब है लाभ के लिए नहीं। सार्वजनिक पुस्तकालय में जनता के लिए प्रतिलिपि अधिकार के सामने जनता ऋण अधिकार, पब्लिक लैंडिंग राइट कुछ राहत प्रदान करता है। इसमें कुछ शर्तें फोटोकॉपी के लिए इस प्रकार दी जाती है। विशेष या स्वतंत्र भाग किसी काम की कॉपी नहीं होगी। केवल एक भाग
कंटेंट पेज पत्रिका से कॉपी किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, जो पुस्तकें आउट ऑफ प्रिंट हो गई है उसके स्वामी की अनुमति लेनी चाहिए जब तक कॉपी की ज़रूरत हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपको स्क्रीन में दिखाई भी दे रहा है, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बिल्कुल आप पॉज करके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, इसलिए क्योंकि देखिए चैनल बिल्कुल न्यू ओपन हुआ है दोस्तों, ये चैनल बिल्कुल नया खुला है, तो इसमें आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि दोस्तों इससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं जो ये मेहनत कर रहा हूँ, ये मेहनत का मुझे कुछ फल मिल रहा है और ये लोगों को इससे काफ़ी सुविधा हो रही है। तो मैं कमेंट करके आप हमें बताएं कि इस वीडियो में क्या कमी है या फिर क्या आपको अच्छा लगा, लाइक करके भी बताएंगे। क्योंकि दोस्तों मैं पूरा यूट्यूब में चेक किया हूँ तो मुझे कहीं भी हिंदी में एक्सप्लेनेशन डिटेल में की हुई जो कि स्क्रीन में भी दिखाई दे, ऐसा मुझे यूट्यूब में नहीं मिला। तो इसके बाद मैं डिसाइड किया कि क्यों ना मैं एक ऐसा यूट्यूब बनाऊं जिसमें मैं ऐसा चैनल बनाऊं जिसमें हिंदी माध्यम के स्टूडेंट को या फिर जो इंग्लिश में भी पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें डिटेल में एक्सप्लेनेशन की हुई वीडियो मिले। तो दोस्तों मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, ठीक है। अब देख लेते हैं इंटरनेशनल कॉपीराइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपीराइट का ही ये नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। ऐसा कोई अधिनियम अभी तक नहीं बना जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉपीराइट कॉपीराइट एक्ट के सुरक्षा प्रदान कर सके, ठीक है। अधिकतर देश बेर्न कन्वेंशन अथवा यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन जिसको यूसीसी के सदस्य जो कि रचनाकारों को उन देशों में भी सुरक्षा प्रदान करते हैं जहां का वह नागरिक नहीं है। कहने का मतलब दोस्तों कि अगर मान लीजिए आप इंडिया में कोई बुक लिखते हैं या फिर कोई भी आर्टिकल लिखते हैं और आपको ये डर होता है कि शायद ये कहीं विदेश में ये लीक ना हो जाए या फिर बिना आपके परमिशन के वो पब्लिश ना हो जाए, तो ये यूसीसी का काम होता है, ठीक है। सन 1863 में बेर्ने जिसे स्विट्जरलैंड का एक सम्मेलन हुआ था, इसका उद्देश्य था विदेशी लेखकों को प्रतिलिप्याधिकार की सुरक्षा करना। सन 1886 में स्विट्जरलैंड में हुई बैठक में सदस्य देशों ने इसे स्वीकार कर लिया। इसके अंतर्गत निम्न प्रकार से सुरक्षा प्रदान की जाती है। नंबर 1 पॉइंट देख लेते हैं, सदस्य देश के नागरिक की प्रकाशित या अप्रकाशित कार्य। 2.2 ऐसा रचनाकार्य का कार्य जो सदस्य देशों में किसी भी एक देश का नागरिक नहीं है, यह सहमति से प्रकाशित कार्य है जो एक से अधिक देशों में प्रकाशित हो चुका है। इसका लाभ लेने के लिए बेर्ने कन्वर्सेशन में केवल कृति पर रचनाकार का नाम ही पर्याप्त है, जबकि यूजीसी में प्रतिलिप्याधिकार नोटिस आवश्यक है। अब विपो देखिए दोस्तों, WIPO, ठीक है, जिसकी स्थापना सन 1967 में यूनाइटेड नेशन में हुई थी, इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। विपो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक संपदा का अधिकार की सुरक्षा प्रदान करता है। संसार के बहुत से देशों में अपनी बौद्धिक संपदा का अधिकार की सुरक्षा के लिए इसके सदस्य बन चुके हैं और बन रहे हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड देख लीजिएगा विपो, इसका फुल फॉर्म एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप लिख देते हैं तो शायद आपका एक गुड इंप्रेशन बनेगा एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं विपो का वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है, जिसकी स्थापना याद रखिएगा 1967 में की गई थी। तो दोस्तों आज ये टॉपिक कंप्लीट खत्म हो गई, एंड हो गई है कॉपीराइट के बारे में। मैं आपको कंप्लीट इंडियन कॉपीराइट एक्ट, वर्ल्ड कॉपीराइट एक्ट, ये सब कंप्लीट कर चुका हूँ डिटेल में और मैं आपको ये स्क्रीन में दिखा भी दिया हूँ, ठीक है। आप इसका एक प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं, जो मैं डेटा बताया, फुल फॉर्म बताया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये सब भी आप उसमें नोट कर लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट में प्रश्न है, इसे आप देख के आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि सब एक्सप्लेन हो चुकी है, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद मैं जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगा वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाऊँगा, ठीक है।
तो आप चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचा दें। इसमें कुछ शायद अगर आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन हो रही तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, बिल्कुल मैं इम्प्रूव करूँगा। और इसमें आपको मैक्सिमम जितनी भी टॉपिक अभी हमें पढ़नी है, ये आउट ऑफ टॉपिक, जैसे मान लीजिए सपोज कि अगर आप MLIS में हैं तो अभी जो भी टॉपिक होती है मैं हम लोग डिटेल में इसके बारे में अध्ययन करते रहेंगे, ठीक है। तो आप चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैं सोच रहा था कि मैं क्यों ना एक वीडियो और अलग से बनाऊं जिसमें हम लोग लाइब्रेरियन की कैरियर के बारे में डिटेल में जानेंगे कि इसका छोटा से छोटा पोस्ट से लेके ये मैक्सिमम हायर कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं। तो इसके बारे में अगर आप मुझे कमेंट करके बताते हैं, कम से कम मुझे अगर 50 कमेंट आ गई तो मैं कंफर्म इसके बारे में आप लोगों को ऐसा वीडियो बना के दूंगा जो आपको शायद यूट्यूब में नहीं मिलती है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या क्या कैरियर होती है, कैसे कैसे कैरियर बनते हैं और कहाँ तक हम जा सकते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे या फिर उससे ऊपर रिसर्च में। इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ और उन्हें बोलें कि वीडियो को कंप्लीट देखें, समझें, नोट्स बनाएं। शायद दोस्तों मैं बीच में कुछ इसमें वर्ड छोड़ भी दे रहा हूँ, तो मैं इसलिए वो छोड़ रहा हूँ क्योंकि देखिए इसमें अगर मैं एक एक करके मैं वर्ड बाय वर्ड अगर पढ़ता हूँ तो इससे क्या होगा, वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, जिससे क्या होगा कि शायद आप लोग को देखने में मज़ा भी नहीं आएगा। तो इसलिए मैं कुछ वर्ड को छोड़ देता हूँ, लेकिन हाँ वो वर्ड को मैं स्क्रीन में बिल्कुल दिखाता हूँ ताकि आप उसे पॉज करके और 2-3 बार पढ़ सकें, ठीक है। मेरा मेन मकसद है कि ये वीडियो को आप लोगों तक पहुँचाना हिंदी माध्यम से, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों को अभी ये भी नहीं पता है कि लाइब्रेरियन की पढ़ाई हिंदी में भी होती है। क्योंकि देखिए युगनू जो बुक प्रोवाइड करती है वो बिल्कुल इंग्लिश में होती है और हिंदी में वो मार्केट में भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।